नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकीकृत शाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के संपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 6 क्लास में आज हमारा अध्याय है 5। दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, यदि आप वर्ग 3 संबंधित तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, जिसमें दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से बनते हैं। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। इन्हें हाईलाइट करते जाइएगा दोस्तों, जिससे आपको जानकारी मिलती जाएगी और एग्जाम में यह फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। हम दोस्तों इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का दोस्तों समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन में गहराई, स्थल दूरी और उसका मापन लिखा हुआ होता है, वह समुद्र जल से मापा जाता है। आगे चलेंगे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का एक नमूना, जैसे आपस में क्या जुड़े हुए हैं और कुछ महाद्वीप दूर भी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, इधर है अंटार्कटिका और इधर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हैं। सभी रेखा भी देख सकते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यहाँ पे दर्शाई हुई है। आगे देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप उसका लगाएंगे मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से सम्मिलित इतनी अधिक भी है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल स्थल के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अभी हमने दोस्तों इसे मानचित्र में भी देखा हुआ है। इन्हें आप सब हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कौन कौन से हैं, तो उसे इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। विश्व के मानचित्र में हमें इन सब चीज़ों को देख चुका है। दोस्तों,
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखा दोस्तों हमने, इसकी स्थिति का पता भी लगाया। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यह 0 डिग्री अक्षांश एवं महाद्वीप से के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, कर्क रेखा भी गुजर रही है, यहाँ से विषुवत रेखा भी और यहाँ मकर रेखा भी। तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजर रही हैं। उसे वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइएगा, कुछ फैक्ट हम आप लोगों से पूछते हैं। तो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र में हमने देखा दोस्तों इसे अभी। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर हमने देखा उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं। अब देखेंगे हम उत्तर अमेरिका। दोस्तों उत्तर अमेरिका क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे कौन सी कहते हैं दोस्तों? पनामा जल संधि कहा जाता है। यहां देखेंगे दोस्तों आप लोग, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, भारत का भी यहाँ पे शोध केंद्र स्थित है। इसके नाम क्या क्या हैं, इन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा। मैत्री तथा भारती दोनों कहाँ पे हैं? अंटार्कटिका में। यहाँ पे हर देश का शोध केंद्र अंटार्कटिका में बनाया जा सकता है और स्थायी मानव जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती, लेकिन हर देशों के माध्यम से यहाँ पे अपने शोध केंद्र बनाए गए हैं। जी उसी माध्यम से भारत के भी यहाँ पे 2 शोध केंद्र हैं, मैत्री तथा भारती। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले
जल का 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग के में नहीं आ सकता। शेष जल को बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, दोस्तों महासागरों के बारे में देखेंगे हम। महासागर में क्या चीज़ें हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां क्या हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। इन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। दोस्तों हम चित्र में देख सकते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। चित्र के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक है। दोस्तों यह अनियमित एवं दुरंतित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दोस्तों क्या है, महाद्वीप को चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिका महासागर से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरीय तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल से 2018 वाली बैक 3 की भर्ती जो 2023 में हुई थी दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बने हुए थे। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और हाईलाइट करते जाइएगा। फैक्ट अपने नोट्स कॉपी पेन में लिखते जाइएगा। दोस्तों वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आप उसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। दोस्तों इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। इसे आप एक ड्राइंग के माध्यम से या इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले है क्षोभमंडल, जमीन से लगा हुआ है दोस्तों। यह समतापमंडल है। फिर इसके बाद मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद देखेंगे वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व से भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। दोस्तों, जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। दोस्तों, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादत्व जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों से दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने के कारण जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थों वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन को सीमित करना उपयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आपके द्वारा भी बहुत अधिक मात्रा में गाड़ियों के इस्तेमाल से काफ़ी धुआं वगैरह निकलते जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं उनके सीमित उपयोग से ही हमारे जीवन सुरक्षित रह सकता है। हम स्वच्छ रूप से प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों को भी आप शेयर करके हमारे ऑडियंस ग्रोथ में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।